दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में एक बार फिर आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया गया है। बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है, वही विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा है। बहरहाल हम इस बजट को लेकर शहर के ख्यातिनाम चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर ठाकुर जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और बजट के बारे में जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि इस बजट में आम जनता को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले सुधीर भैया, धमतरिया गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार। धमतरिया के गोट के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इस परिचर्चा में शामिल किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। सुधीर भैया, अपन चर्चा की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट को मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। इस बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। नरेंद्र मोदी सरकार की इस तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में जिस प्रकार से अपेक्षा थी लोगों की कि इस बार आयकर के स्लैब बढ़ाए जाएंगे, टैक्स में कुछ राहत दी जाएगी, उसके अनुरूप से भी ज्यादा जी लोगों की मानसिकता यहाँ तक तय थी कि 10 लाख तक ही अपने को स्लैब में छूट दिया जाएगा, बट उन्होंने 10 से 12 लाख कर दिया। और ये 12 लाख जो कि मध्यम वर्ग के लिए विशेष बहुत ज्यादा फायदे का है जी, बहुत ज्यादा फायदे का है। क्योंकि अब देखिए 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जी, रिटर्न नहीं भरना है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा जी। और ऊपर के भी आय में भी कम दरों पे टैक्स लगाया गया है। तो एक तरफ जो मीडियम वर्ग को दिया गया फायदा, हाई क्लास को भी फायदा मिला है। अब रहा सवाल, देखिए विपक्ष जब तक आरोप ना लगाए, विपक्ष जब तक उसमें कमियां ना निकाले तो विपक्ष रहता नहीं। और अच्छी चीज है, इसी के कारण आज लोगों की नब्ज को छूते हुए बजट दिया गया 12 लाख रुपए का। इससे आम मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक आजाद भारत के बाद काफी बजट पेश हुए हैं और हर बार ये लोगों की भावना थी कि मध्यम वर्ग परिवार को इग्नोर किया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पहली बार ऐसा लगता है कि मध्यम परिवार के लोगों को मतलब मोबिलाइज करने का प्रयास किया गया। इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, समय और परिस्थिति की मांग रहती सब चीजें। अगर शुरू से हम देखा जाए तो टैक्स स्लैब में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इस बार थोड़ी सी ज्यादा हुई, अच्छी ज्यादा हुई है ना, जो अनएक्सपेक्टेड था जी। बट इसको मैं अगर दूसरे एक राजनीतिक तरीके से देखूं, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं एक छोटी सी अपनी राय दे रहा हूं कि देखिए पहली बार मोदी जी फुल प्लेस आए, दूसरी बार और फुल प्लेस आए, तीसरी बार उन्होंने 400 का नारा लगाया, लेकिन वहां पे वो अपना बहुमत भी नहीं ला पा रहे थे। तो एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन इसको मैं चुनावी बजट बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये चुनाव का समय नहीं है। और इसने आम जनता को जो राहत दी, मैं इस बजट को बहुत अच्छा मानता हूं कि कम से कम जनता की आवाज वहां तक पहुंच तो गई, उनको सुन तो लिए। ये बहुत अच्छा बजट है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 12 लाख तक टैक्स रिबेट दिया गया है, उससे सरकार के लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। क्या लगता है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप पब्लिक के साथ हर वर्ग की नब्ज को जानते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या फायदा होगा, कि सरकार इस घाटे को पूर्ति कर लेगी? देखिए, निश्चित तौर से डायरेक्ट टैक्स में कमी से सरकार की रेवेन्यू की लॉस होगी, निश्चित तौर पर लॉस होगी। बट कर से हमको राहत नहीं मिल रही, हमको डायरेक्ट टैक्स से राहत मिल रही। देखिए, जब आपकी कर कम हो जाएगी तो आपके पास पैसे बचेंगे जी। पैसे बचेंगे तो आप या तो उसको इन्वेस्ट का सेविंग करेंगे, या तो आपको परचेस करेंगे, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो आप जितनी चीजें खरीदेंगे उस पर जीएसटी लगेगा। दूसरे वे से पैसा तो जा ही रहा है जी, है ना। तो ऐसा करके इस कमी को पूरा कर सकती है। दूसरा एक तरीका है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है और बहुत सारे इंडस्ट्री है, जिनको सरकार चाहे तो लीज में दे सकती है, उससे इनकम आ जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, उससे इनकम आ जाएगी। एफडीआई से इनकम आ जाएगी, एफडीआई को आकर्षित करेंगे तो उससे इनकम आएगी। अब देखिए, अब बचत करेंगे, ज्यादा बचत होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, तो कम पैसे में सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। तो इस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इस बजट में टूरिज्म को लेकर विशेष फोकस किया गया है।
क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में टूरिज्म का काफी स्कोप है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि टूरिज्म को जिस ढंग से डेवलपमेंट होना था, विकास होना था, जो बजट होना था, नहीं हो पाया। इस बजट में टूरिज्म को लेकर भी विशेष फोकस किया गया, इसको लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, हम इंडियन लोग क्या करते हैं कि हम विदेश घूमने जाते हैं। मेरा कहना है पहले अपने देश को ही घूम लें, जी जी, है ना। तो देश को घूमेंगे कब? जब हमको उसके बारे में जानकारी होगी, हमको वहाँ की विशेषताओं के बारे में जानकारी हो, हम उस जगह को देखें, तो उसको दिखाने के लिए क्या है, जो दिखता है वही बिकता है, तो उसको दिखाने का एक प्रयास किया जाएगा। इसलिए टूरिज्म में उन्होंने बजट लाया और लोगों को बताया जाए कि ये टूरिज्म सेंटर है, तब तो हम जाएंगे। अदरवाइज देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं उत्तराखंड घूमा, मालूम है उत्तराखंड बहुत सुंदर है, और भी कई जगह ऐसी लोकल पे, बहुत बड़ा देश है, तो हमको मालूम नहीं था। तो ये अच्छा प्रयास है और इस बहाने इनकम टूरिज्म सेंटर में ही जनरेट होगा। अभी जो बजट पेश हुआ, उस बजट में पूरे दुनिया के लोग इस बजट को सुनने पहुंचे थे, लगभग मेरी जानकारी में 8,000 लोग। उसमें छत्तीसगढ़ से भी आप प्रतिनिधित्व यह सुनने गए थे। पूरे दुनिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आए थे और भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या फर्क दिखता है और क्या इस बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, वो एक्चुअली बजट सुनने नहीं आए, तो ओफा एक प्रोग्राम था, वर्ल्ड फोरम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसमें 8,000 से ऊपर डेलीगेट थे और 400 से ऊपर फॉरेनर डेलीगेट थे। वो बजट का हमारा बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन देश दुनिया में हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा नाम है। हम लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और हमारे यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे है और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उनके जीएम हैं। तो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी है इंडिया की, वो लार्जेस्ट बॉडी है और हमको प्राउड होता है कि हम उस देश की एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो अपने देश की अर्थव्यवस्था तो संभाल ही रहा है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में भी वो योगदान दे रहा है। मतलब पूरी दुनिया में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंटों का अलग स्थान, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलग स्थान। तो दुनिया में भारत का चार्टर्ड अकाउंट किस स्थिति में आज की तारीख में, हमारे दर्शकों को बताएं इस मामले में। दुनिया में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम तो लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी हो चुके हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐसा है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी कहीं बैठे हैं तो बिल्कुल प्रोग्रेस ही दिखा है और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस चीज़ पे साइन कर दिए, ये हमारे लिए प्राइड का वजह है कि आज हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में साइन करता है, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है हमारे सेंट्रल स्टेबिलिटी में जाता है और देश देखता है उसको, और उसके आधार पे हमारी सारी नीतियां तय होती है, सारी इकोनॉमिक पॉलिसी तय होती है, सारे टैक्स रिफॉर्म दिखते हैं। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जवाबदारी नहीं बढ़ती जो आप बता रहे हो, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर से पूरी तय होती है, जब कोई चीज बढ़ता है तो उसमें जवाबदारी बढ़ती है, तो नहीं लगता कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की देश के प्रति जवाबदारियां बढ़ते जा रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा देश के प्रति जवाबदार रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सीएसईबी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने यहाँ रखा, आज सीएसईबी फायदे में चल रही है ना। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेप्यूट किया जाए तो निश्चित तौर पर वो फायदे पे आएगी। हम तो अपनी जवाबदारी तय कर चुके हैं, देश अपनी जवाबदारी तय करे कि हमको कहाँ रखना है। ठाकुर जी, अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं दवाइयों को लेके, क्योंकि अभी मीडियम क्लास आदमी, आम आदमी दवाइयों को रेट से काफी भयभीत है। हॉस्पिटल का खर्च, अभी बीच में काफी विवाद हुआ था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में या जनरल इंश्योरेंस में 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर काफी बड़ा बोझ है। उसको लेकर भी उम्मीद थी कि इस बार उसमें भी कोई प्रावधान आएगा, उसको लेकर कोई घोषणा की जाएगी। आपको क्या लगता है, इस मामले में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासकर महंगी दवाइयों को लेकर, और जो बीमा जैसे क्षेत्रों में 18% जो जीएसटी है उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए? बिल्कुल, आपका कहना सत्य है संजय भाई। बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं उस पर जीएसटी ना लगा जाए या जीएसटी की दरें उस पर कम की जाए। उसके लॉस को कवर करने के लिए अब जो विलासितापूर्ण चीज़ें होती है, जैसे कि कार है और बहुत सारी चीज़ें हैं विलासितापूर्ण, उस पर उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया जाए। एक अगर उसकी रिकवरी करनी, तो मैं तो नहीं चाहूँगा शिफ्ट करें, लेकिन अगर रिकवरी करनी है तो जी जी है ना। लेकिन निश्चित तौर पे मेडिकल में इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है सर कि उसमें आदमी अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस के पैसे का आदमी यूज कर नहीं पाता, वो परिवार की सुरक्षा के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ना, कि इस पे छूट देनी चाहिए। जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं उस पे छूट दिया जाए, जिस तरह अनाज में नहीं लगता वैसे ही देखिए अनाज तो जरूरी है, उसके बाद ये भी जरूरी है दवाइयाँ, तो इन पे नहीं देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इस पे ध्यान नहीं दिया गया ऐसा मानते हैं इस बजट में? उसको इग्नोर किया गया ऐसा मानते हैं? देखिए, इग्नोर किया गया ऐसा नहीं बोल सकता मैं,
हो सकता है कि उनकी प्लानिंग में हो, जी जी उनके भविष्य में। प्लानिंग में हो, क्योंकि सारी चीजें, सारी बदलाव एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे ही बदलाव होता है ना। और जब हमारी मांग वहां तक पहुंच जाएगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, निश्चित तौर पे सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हमारे पास तो हथियार है। भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी देश बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है अभी हम 5वें नंबर पे, लेकिन बहुत जल्द भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा पूरी दुनिया में। ये बजट कहीं उसकी दिशा में प्रयास ऐसा मानते हैं आप? उस दिशा में प्रयास है संजय भाई, लेकिन एक चीज देखिएगा, ये भी मेरी मतलब पर्सनल है कि हर साल बजट आने के 1-2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे हुआ करता था। जी जी। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जीडीपी जो आपको बताते हैं कि हम इतना जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, वो कहीं फैब्रिकेटेड है। जी। कायदे से बजट आने के पहले इकोनॉमिक सर्वे होता था, अच्छा, है ना। इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि आपने भी नहीं सुना होगा, शायद मैंने भी नहीं सुना कि इकोनॉमिक सर्वे हुआ है। जी, जी। उससे जब इकोनॉमिक सर्वे होता है तब तय होता है कि हम कहाँ पर हैं। और ये हमारे लिए तो गर्व की बात है, हम तीसरी इकोनॉमिक शक्ति, दूसरी इकोनॉमिक से, हम तो चाहेंगे कि हम पहली इकोनॉमिक शक्ति रहे। बिल्कुल। और मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि इस दिशा पर उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, निश्चित। एक महत्वपूर्ण आपने बात बोला कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के पहले नहीं हुआ है। इसको लेकर विस्तार से हमारे दर्शक बताएं कि सरकार की मंशा क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि इसके पहले होता रहा है, मुझे तो लेकिन आप बता रहे हैं, इसको जो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल बताएं आप। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से ना सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कितना जीडीपी हुआ है, क्या हुआ है, ये चीजें आ जाती हैं। तो वो सर्कुलेट होता है लोगों के पास, तो पता चलता है कि हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, हम किस स्तर पे हैं, हमारा इकोनॉमिक वो क्या है ना। तो अब इसको मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों नहीं हुआ है या हुआ है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बहुत सारी चीजें आम आदमी एक्चुअली सर, मुझे राजनीति नहीं, मैं ये से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई राजनीतिक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट रहा है। हाँ। ये 8वां बजट का, आप तो क्योंकि काफी लंबे समय से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शहर के ख्याति नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 8वां बजट में इस बजट को सबसे अच्छा मानते हैं, कैसा मानते हैं? बाकी के बजट से इस बजट को क्या डिफरेंट मानते हैं आप? उनके सारे बजट अच्छे थे और इस बजट को तो मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा बजट मानता हूँ। क्योंकि देखिए, ये पूरा देश की मीडियम क्लास की फैमिली जो है ना, पूरी राहत महसूस कर रही है इससे, जी, है ना, राहत महसूस कर रही है। उनके सेविंग्स में बढ़ावा होगा, उनके परचेसिंग पावर बढ़ेगी और अपनी सुख सुविधा पे वो खर्च कर सकेंगे, है ना। तो ये सबसे अच्छा बजट मैं मानता हूँ इस बार का बजट है। टैक्स रिबेट के अलावा इस बजट की क्या विशेषता रही है? टैक्स रिबेट तो हो गया, 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो गया, 12 लाख तक का जाएगा हमको। उसके अलावा इस बजट की क्या विशेषता रही है? दर्शकों को हमारे विश्वास में बताएं आप। देखिए, इसमें ना एक मेरे को कुछ कमी नजर आ रही थी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी, उसमें सिर्फ 11.8 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंस किया गया है। जी जी, है ना। तो 11.8 लाख करोड़ रुपया अगर बोला जाए ना, तो बहुत छोटा है। हमारे जो एक्सपर्ट बोलते मतलब हैं इस देश की इकोनॉमी सबसे कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रा बढ़ाने अपने, जी, जी। उस पे वो कम है जी, वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। और बजट के एलोकेशन, अभी तो खैर फाइनेंस बिल नया आने वाला है एक और, जी, है ना जी। तो उस पे हो सकता है ध्यान दे उस पे। तो ये जो टैक्स रिबेट मिलेगा, ये आम जनता को कब से मिलेगा डॉक्टर सिंह साहब? क्योंकि ये बजट पेश हुआ है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बजट का लाभ हमको कब से मिलेगा। और 2 टैक्स स्लैब चल रहा है, एक पुराना और एक नया। बिल्कुल। तो लोगों को उसमें चॉइस करने का ऑप्शन रहता है, ऐसा मुझे है। तो जनता को किसको चॉइस करना चाहिए, किसमें ज्यादा जनता को फायदा है, आम नागरिक को किसमें ज्यादा फायदा है? देखिए, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो आप न्यू टैक्स रिजीम पे रहिए। ये अभी के सिनेरियो में बता रहा हूँ जी। इसके बाद क्या है, आपको तो न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा जी। क्योंकि अभी जो बजट पेश किया गया है वो 2026-27 के लिए, मतलब 31 मार्च 2026 जी के लिए है जी, उसके लिए है। तो ये बजट उसके लिए है, तो अभी का नहीं है। ये भी तो सिर्फ अपने को उस स्लैब में रहना है, 7 लाख वाले स्लैब में, इसके बाद 12 लाख वाले स्लैब में जाएंगे। तो ये जो फायदा मिलेगा ना, अगले साल मिलेगा। हेल्थ को लेकर इस बजट में क्या देखा? हालांकि बहुत ज्यादा अभी इसको लेके नहीं, लेकिन हेल्थ को लेकर इस बजट में क्या विशेषता रहा है, क्या प्रावधान किया गया, उसको आपने कहीं देखा है क्या? उसको आपने विश्लेषण किया क्या? नहीं सर, मैंने इसका विश्लेषण नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं अभी बाहर था और आया तो, लेकिन आपने एक क्वेश्चन पूछा था हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड था वो। जी जी जी, दवाइयों के बारे में। जी जी जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। जी जी, तो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि इस पे थोड़ा सा राहत दिया जाए हमको, तो अपन इस पे आगे बढ़ सकते हैं करके। आप हमारे मन से आम दर्शकों को इस बजट के बारे में बिल्कुल लास्ट में आखिरी चर्चा में चाह रहा हूँ कि धमतरी बोर्ड के मन से आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आप विशेषता एक बार फिर से रिपीट करें? मैं तो
इस बजट को ना बहुत बढ़िया बजट मानता हूँ। और इस तरह से बजट पेश करके आम लोगों का दिल जीत लिया, लोगों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ी, कोई भी वर्ग निराश नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं इस बजट को बहुत अच्छा मानता हूँ और सरकार को, विशेषकर नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। निर्मला सीतारमण के बारे में भी मैं पहले बोलता था, लेकिन उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मन की बात सुनी, हमारे लोगों के मन की बात सुनी और आम मध्यम वर्ग को और हायर इनकम ग्रुप वालों को भी फायदा पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भैया, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।